स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पंख मोर में। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत के साथ कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पिछली वीडियो में हम दक्षिण भारत के जो महत्वपूर्ण जितने भी राजवंश थे सभी को पढ़ चुके थे। आज की इस वीडियो में दोस्तों कुछ क्षेत्रीय स्तर पर जो राजवंश थे दक्षिण भारत के, जैसे कि आपने नाम सुना होगा यादव वंश, होयसल वंश, कदम वंश, गंग वंश और काकतीय वंश। जिससे ज्यादातर क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो बनते हैं दोस्तों, जैसे संस्थापक कौन थे, प्रमुख शासक कौन थे, इनकी राजधानियां क्या थी, इस तरीके के जो प्रश्न पूछे जाते हैं पीसीएस वगैरह में और एसएससी वगैरह में, उनको हम दोस्तों डिस्कस करेंगे, इनको देखेंगे। और दोस्तों पिछली वीडियो हम जो 9वीं शताब्दी का जो हमने चोल वंश देखा था, क्योंकि दोस्तों हम देख रहे हैं लगातार दक्षिण भारत में संगम काल से लेकर यानी कि 3री शताब्दी से लेकर 12वीं या 13वीं शताब्दी तक, जब तक चोल वंश का अंत नहीं कर दिया जाता है तब तक चोल वंश चलता रहता है दक्षिण भारत में। कहीं ना कहीं चोल वंश का एक कहीं केंद्रीय शक्ति रूप में कभी और कभी एक क्षेत्रीय स्तर पर चोल वंश रहता है। इसीलिए दोस्तों हम चोल वंश को और इसके बाद में चोल चालुक्य जो संबंध बने, इसके बाद में जो चोल चालुक्य वंश आता है उस चोल चालुक्य वंश को देखेंगे। और चोल वंश का थोड़ा सा, क्योंकि लंबे समय तक रहा है, और थोड़ा सा जो प्रशासन रहा है, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक स्थिति कैसी रही, उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और याद करेंगे कि हाँ ज्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। जैसे कि तमिल भाषा का त्रिरत्न किसे कहा जाता है और कन्नड़ भाषा का त्रिरत्न किसे कहा जाता है। ऐसे जो प्रश्न दोस्तों होते हैं काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमें कंफ्यूजन होती है, उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं अपनी वीडियो को। हम आज की इस वीडियो दोस्तों हम चोल चालुक्य वंश के कुछ थोड़ा दक्षिण भारत के साहित्य को, यादव, होयसल, कदम, गंग और काकतीय वंश को पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस वीडियो को पूरी मेहनत से देखेंगे। दोस्तों अगर आप हमसे परमानेंट जुड़े हुए हैं तो यकीनन दोस्तों आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा और फिर पढ़ाई पूरी समझ में आ रही होगी। आखिर हमें प्राचीन भारत में किन राजवंशों को, क्योंकि प्राचीन राजवंश में दोस्तों बहुत सारे, प्राचीन भारत में दोस्तों बहुत सारी राजवंश है जिनको हम जिस तरीके से पढ़ना चाहिए उस तरीके से हम नहीं पढ़ पाते और प्रश्न फिर हमारे गलत होते हैं। इसलिए दोस्तों मैं पूरे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एक एक राजवंश को, क्योंकि पहले हमने गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारतीय राजवंशों को पढ़ा, इसके बाद फिर हमने दक्षिण भारतीय राजवंशों को पढ़ा। अब उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय राजवंशों को पढ़ने के बाद में अब हम फिर से उत्तर भारतीय राजवंशों को देखेंगे, जिसमें हम जो कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है उस त्रिपक्षीय संघर्ष को, हालांकि थोड़ा बहुत हमने देख लिया था, लेकिन त्रिपक्षीय संघर्ष को पढ़ेंगे और भी जो अन्य बातें होंगी उत्तर भारतीय राजवंशों को, उनको हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चोल चालुक्य वंश। क्योंकि दोस्तों 9वीं शताब्दी में चोल वंश के अंतिम समय में चोल और चालुक्यों के बीच संबंध थोड़े ठीक होते हैं और चोल चालुक्य वंश का उद्भव होता है। इसको दोस्तों आप चोल चालुक्य वंश नाम डालकर ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें 2-3 ही शासक जो है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुलोत्तुंग प्रथम, इससे अगर प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर प्रश्न बनता है कि यह किस वंश से थे, तो चोल चालुक्य वंश से थे, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं चोल चालुक्य वंश को स्किप कर देते हैं और नहीं पढ़ते हैं। और जब हम प्रश्नों को करेंगे तो देखेंगे पीसीएस वगैरह में सभी में दोस्तों प्रश्न इससे कई बार पूछे गए हैं। कुलोत्तुंग प्रथम, विक्रम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय और राजेंद्र तृतीय, यह दोस्तों थोड़े से 4 शासक है जो इंपॉर्टेंट है। हालांकि शासक और भी रहे हैं लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले शासक चोल चालुक्य वंश में कुलोत्तुंग प्रथम थे, जो कि 1070 से लेके 1120 ईस्वी तक रहे। कहां तक दोस्तों? 1070 से लेके 1120 ईस्वी तक कौन रहे? कुलोत्तुंग प्रथम रहे। कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में 2-4 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से ही गद्दी पर बैठा। कौन दोस्तों? राजेंद्र द्वितीय जो था, राजेंद्र द्वितीय। याद करिए दोस्तों, जो हमने पिछले राजवंश पढ़े हैं उनको ढूंढिए। मैं बता तो सकता हूं लेकिन दोस्तों मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? कि आप खुद से देखिए कि राजेंद्र जो द्वितीय थे किस राजवंश में थे, उनके बारे में कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। राजेंद्र द्वितीय ही कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से गद्दी में बैठते हैं और कलचुरी शासक यश कर्णदेव एवं कलिंग नरेश अनंत वर्मन को पराजित करते हैं। इनको दोस्तों पहली बात तो कि राजेंद्र जो द्वितीय हैं वो कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठे। इन्होंने एक कलचुरी के शासक जिनका नाम था यश कर्णदेव, याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैंने लिखे हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। कलचुरी शासक यश कर्णदेव और
कलिंग नरेश जिनका नाम था अनंत वर्मन दोनों को कुलोत्तुंग प्रथम ने पराजित किया। इसके बाद में इनके शासनकाल के दौरान या इनके द्वारा 72 व्यापारियों के मंडल को चीन भेजा जाता है। कब भेजा जाता है? 1077 ईस्वी में। दोस्तों यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार अक्सर प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि 72 व्यापारियों के मंडल को चीन किसने भेजा था? तो कुलोत्तुंग प्रथम ने भेजा था। किसके शासनकाल में भेजा गया था? कुलोत्तुंग प्रथम। उस समय में कौन से राजवंश के द्वारा भेजा गया था? तो चल चालुक्य वंश के द्वारा भेजा गया। कब भेजा गया था? तो 1077 ईस्वी में भेजा गया था। क्योंकि दोस्तों हम ईस्वी में चल रहे हैं तो 1077 ईस्वी में भेजा गया था। अब इसको क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों कहा जाता है, प्रमुख उपाधि समझ सकते हैं आप, सुंग मत विरतचोल। क्या दोस्तों? सुंग मत विरतचोल कहा जाता है, यानी कि करों को हटाने वाला या सुंग मत विरतचोल किसे कहा जाता है? तो कुलोत्तुंग प्रथम को कहा जाता है। और इनके दरबार में जो राजकीय कवि थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दोस्तों आप याद करने की कोशिश करिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछे जाते हैं और अक्सर जो पढ़ने वाले एस्पायरेंट है, पीसीएस वगैरह जो तैयारी करते हैं, वो छोड़ देते हैं कि चोल चालुक्य वंश ये भी कोई वंश है। लेकिन दोस्तों अक्सर इससे प्रश्न बार बार पूछा गया है कि 72 व्यापारियों के मंडल को किसके द्वारा चीन भेजा गया था, कब भेजा गया था, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों कुलोत्तुंग के प्रथम के दरबार में राजकवि कौन थे? तो यह थे दोस्तों जयंग गोदर। कौन दोस्तों? जयंग गोदर थे, जिन्होंने कलिंग गतुपर्णी, कौन सा दोस्तों? कलिंग गतुपर्णी, बार बार पढ़िए और याद करने की कोशिश करिए। कलिंग गतुपर्णी जो है ग्रंथ किसने? जयंग गोदर ने लिखा है, जो किसके राजकवि थे? कुलोत्तुंग प्रथम के। और इनकी एक पुत्री थी जिसका विवाह इन्होंने वीरप्पे पेरुमाल के साथ किया था। और वीरप्पे पेरुमाल थे दोस्तों, यह कौन थे? तो श्रीलंका के राजा थे। कौन थे दोस्तों? एक श्रीलंका के राजा थे वीरप्पे पेरुमाल। कुलोत्तुंग प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? तो वीरप्पे पेरुमाल के साथ किया था। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से कुलोत्तुंग प्रथम को देखते हैं। 1070 से लेकर 1120 ईस्वी तक शासन करते हैं। राजेंद्र द्वितीय ही कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है और कलचुली शासक यशकर्णदेव और कलिंग नरेश अनंत वर्मन को पराजित किया। ऐसे ही दोस्तों जब आप याद करेंगे तो आपको लंबे समय तक दोस्तों याद रहेगा। 72 व्यापारियों के मंडल को चीन किसने भेजा था? 1077 ईस्वी में तो कुलोत्तुंग प्रथम ने भेजा था। और इनकी प्रमुख उपाधि क्या है और इन्हें क्या कहा जाता है? सुंग मत विरतचोल कहा जाता है, जिसे करों को हटाने वाला। इनके द्वारा विभिन्न देश विदेश तथा बंदरगाह जो व्यापार होता था, आंतरिक तथा बाह्य व्यापार से अधिकतर करों को हटा लिया गया था, इसलिए इन्हें कहा जाता है सुंग मत विरतचोल। और राजकवि जो थे, राजकीय कवि, वह थे जयंग गोदर, जिन्होंने कलि या गतुपर्णी एक ग्रंथ लिखा है जो प्रमुख ग्रंथ है। इनकी पुत्री की विवाह वीरप्पे रुमाल के साथ हुआ था, जो कि श्रीलंका के एक शासक थे। अगले जो प्रमुख शासक आते हैं दोस्तों, वह थे विक्रम चोल। याद रखेंगे दोस्तों शासकों का नाम भी, क्योंकि पूछ सकता है कि कुलोत्तुंग प्रथम, विक्रम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय या राजेंद्र तृतीय किस राजवंश में थे? तो चोल चालुक्य राजवंश में थे। विक्रम चोल दोस्तों, इनके द्वारा नटराज मंदिर को अपार दान दिया जाता है, यानी कि अत्यधिक धन दिया जाता है। किसके द्वारा? नटराज मंदिर के निर्माण के लिए विक्रम चोल के द्वारा। एग्जाम में पीसीएस में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। और इनके द्वारा जो प्रमुख उपाधियां धारण की गई थी वह थी दोस्तों अकलक की और त्याग समुद्र की। आप दोस्तों ऐसा ना समझे कि एक उपाधि केवल एक ही शासक के द्वारा धारण की जाएगी। एक उपाधि को एक से अधिक शासक भी धारण कर सकते हैं। और कई हमने प्राचीन भारत में भी देखा कि एक ही उपाधि को दोस्तों कई शासकों ने भी धारण किया है। त्याग समुद्र की उपाधि और अकलक की उपाधि किसने? विक्रम चोल ने धारण की थी। इन पॉइंटों को दोस्तों जैसे एक एक पॉइंट अगर हुआ करें तो आप किस तरीके से याद किया करिए। जैसे कि नटराज मंदिर को अपार दान फैक्ट के रूप में ऐसे याद किया करिए। मैंने तो इसलिए लिखा है क्योंकि अगर एग्जामिनर आपने पूछता है कि चोल चालुक्य वंश के शासकों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए तो आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप याद करें तो फैक्ट के रूप में याद करें। जैसे कि नटराज मंदिर को अधिक दान किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो विक्रम चोल ने दिया था। विक्रम चोल ने कौन सी उपाधि धारण की थी? त्याग समुद्र की और अकलक की उपाधि धारण की थी। ऐसे दोस्तों आप याद कर सकते हैं फैक्ट, अगर एक एक दो पॉइंट हुआ करिए तो। कुलोत्तुंग द्वितीय, कुलोत्तुंग प्रथम और कुलोत्तुंग द्वितीय
इनके द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है कि चिदम्बरम मंदिर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और याद रखेंगे, चिदम्बरम मंदिर से आप कमेंट्स में बताइए कि चिदम्बरम मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने तथा किसने करवाया था। देखते हैं दोस्तों, अगर हम प्रॉपरली जुड़े होंगे आप और वीडियो पंख मोर की देख रहे होंगे और सपोर्ट कर रहे होंगे दोस्तों, तो यकीनन आपकी प्राचीन भारत बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। और प्रश्न, अधिकतर प्रश्नों को जो मैं कराता हूं या आप भी किसी बुक से करेंगे तो आप जरूर बना पाएंगे। चिदम्बरम चिदम्बरम मंदिर से गोविंद राज की मूर्ति को समुद्र में किसने फेंकवा दिया था? तो फेंकवा दिया था कुलोत्तुंग द्वितीय ने। कुलोत्तुंग प्रथम दोस्तों नहीं है, कुलोत्तुंग द्वितीय है, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन यही बनता है कि प्रथम था या द्वितीय था। कुलोत्तुंग प्रथम एक सही शासक था, सुयोग्य शासक था, लेकिन कुलोत्तुंग जो द्वितीय था एक योग्य शासक नहीं था, क्योंकि दोस्तों उसने चिदम्बरम मंदिर से गोविंद राज की मूर्ति को निकलवा कर समुद्र में फेंकवा दिया था। और यही जो गोविंद राज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवाया था, उसी को फिर एक वैष्णव आचार्य थे, कौन दोस्तों? वैष्णव आचार्य, जो कि दो रामानुजाचार्य ने पुनः मूर्ति का पुनरुद्धार करवाया और तिरुपति मंदिर में स्थापित करवाया था। किसने दोस्तों? चिदम्बरम मंदिर से गोविंद राज की मूर्ति को कुलोत्तुंग द्वितीय ने समुद्र में फेंकवा दिया था, लेकिन एक वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य के द्वारा पुनः मूर्ति को पुनरुद्धार करवाया जाता है और फिर तिरुपति मंदिर में स्थापित करवाया जाता है। अगले शासक आते हैं दोस्तों राजेंद्र तृतीय। कौन दोस्तों? राजेंद्र तृतीय, जो कि अंतिम शासक थे। और एक नोट भी दोस्तों मैंने लिखा है, जैसे कि अधिक चोल शासक शैव धर्म को मानते थे। किसको दोस्तों? शैव धर्म को मानते थे। अब इसके साक्ष्य कैसे प्राप्त हो सकते हैं कि स्थापत्य कला के रूप में चोल शासकों या चोल चालुक्य शासकों के द्वारा अधिकतर जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं या मूर्तियों का स्थापत्य कला का आधार कह सकते हैं, तो किसे माना गया है? तो नटराज शिव की मूर्तियों को माना गया है कि नटराज शिव की चहुमुखी यानी कि चार भुजाओं वाली है चहुमुखी आकृतियां जो प्राप्त हुई हैं, मूर्तियां जो प्राप्त हुई हैं, वह चोल चालुक्य स्थापत्य कला का ही उदाहरण है, चोलकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। इसलिए दोस्तों माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि अधिकतर जो चोल शासक थे वह शैव धर्म के अनुयायी थे। और इससे दोस्तों आप उनके धर्मों को भी याद कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों नटराज शिव की जो सबसे बड़ी मूर्ति मिली है, वह मिली है दोस्तों तिरुभंग कुल्लम से। कहां से दोस्तों? नटराज शिव की जो सबसे बड़ी मूर्ति मिली है वह मिली है तिरुभंग कुल्लम से प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक बार पूछा गया है। चलिए दोस्तों एक बार फिर से हम चोल चालुक्य वंश के शासकों को याद करते हैं। कुलोत्तुंग प्रथम, विक्रम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय और राजेंद्र तृतीय, जो कि अंतिम शासक थे। राजेंद्र तृतीय अंतिम शासक थे। इनके बारे में केवल इतना ही दोस्तों। विक्रम चोल के बारे में इन्होंने नटराज मंदिर को अपान धन दिया था, त्याग समुद्र और अकलक की उपाधि धारण की थी। कुलोत्तुंग द्वितीय के बारे में दोस्तों एक ही पॉइंट है, मैं कहूंगा, जैसे कि चिदम्बरम मंदिर से उन्होंने गोविंद राज की मूर्ति को निकलवाकर समुद्र में फेंकवा दिया था और वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने पुनः मूर्ति का पुनरुद्धार करवाया और उसे तिरुपति मंदिर में इन्होंने स्थापित करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर दोस्तों वही मैंने बिंदु लिखे हैं जो पूछे जाते हैं। विक्रम चोल के बारे में एक पॉइंट, कुलोत्तुंग द्वितीय के बारे में एक पॉइंट और राजेंद्र तृतीय के बारे में एक पॉइंट। ठीक, और हमें जो पढ़ना है वह पढ़ना है केवल कुलोत्तुंग प्रथम को, जो कि 1070 से लेकर 1120 तक रहा है और चोल चालुक्य वंश का जो संस्थापक भी है वह है दोस्तों कुलोत्तुंग प्रथम। राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से गद्दी बैठा। कलचुरी शासक यशकर्णदेव और कलिंग नरेश अनंत वर्मन को पराजित किया। 72, यह दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो इन सब में मैं कहूंगा तो यही है। 72 व्यापारियों के मंडल को चीन किसने भेजा था? तो कुलोत्तुंग प्रथम ने भेजा था। कब भेजा? तो 1070 ईस्वी में भेजा था। उनके राजकवि थे वो जयंगोदर थे, जिन्होंने कलिंग तुपर्णीय जो पुस्तक लिखी है वह इन्होंने लिखी है और पुत्री का विवाह वीरप्पे रुमाल के साथ इन्होंने किया था। एक नोट लिखा है दोस्तों जिससे आप सभी शासकों के धर्म को याद रख सकते हैं कि किस धर्म से थे, शैव धर्म से थे। कैसे पता चलता है? अधिकतर मूर्तियां जो प्राप्त हुई हैं वह नटराज शिव की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। सबसे बड़ी जो मूर्ति प्राप्त हुई है वह प्राप्त हुई है तिरुभरंग कुल्लम से। कहां से दोस्तों? ऐसे याद रखेंगे, तिरुभरंग कुल्लम से प्राप्त हुई है। इसके बाद में अब देखते हैं हम दोस्तों चोल प्रशासन को।
किसको देखते हैं दोस्तों? चोल प्रशासन को देखते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। चोल प्रशासन क्यों पढ़ते हैं दोस्तों हम? आप शुरू से ही देख रहे होंगे कि हम उन्हीं राजवंशों को पढ़ते हैं जो अधिकतर लंबे समय तक जिन्होंने शासन किया है। चाहे कोई भी, चाहे हमने गुप्त साम्राज्य को पढ़ा हो, चाहे हमने मौर्य साम्राज्य को पढ़ा हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जब कोई राजवंश दोस्तों 500-600 वर्ष तक शासन करता है, चाहे वो उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, तो कुछ तो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव आया होगा और वही प्रशासनिक व्यवस्था एग्जाम में पूछी जाती है और उसे हमने पढ़ना है। किस तरीके से चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी? प्रांतों को दोस्तों मंडल में बांटा जाता था, जिन्हें कहा जाता दोस्तों मंडलम, और चोल काल में 6 मंडलों में बांटा गया था। इसके बाद में फिर कोट्टम एक प्रशासनिक की इकाई थी, फिर नाडु थी, फिर कुर्रम थी, और फिर सबसे निचली जो प्रशासन की इकाई थी वह थी दोस्तों ग्राम। क्या थी दोस्तों? ग्राम। और अगर बात करते हैं चोल शासन की, तो चोल शासन व्यवस्था का जो प्रमुख आधार या प्रमुख विशेषता थी वह था स्थानीय स्वशासन। क्या दोस्तों? स्थानीय स्वशासन ही दोस्तों चोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषता थी, जिसमें दोस्तों हम देखते हैं उर, सभा, नाडु और नगरम क्या थी दोस्तों, और ग्राम स्तर पर इनका क्या महत्व था। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों प्रशासन की इकाइयां क्या थी। सबसे निचली इकाई दोस्तों गांव होती थी या ग्राम होती थी। इसके बाद में कुर्रम, फिर नाडु होता था, फिर कोट्टम, और फिर दोस्तों मंडलम। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम थी, जिसमें भी प्रमुख विशेषता चोलकालीन प्रशासन की स्थानीय स्वशासन है। इसमें हम उर, सभा, नाटुर और नगरम के बारे में पढ़ेंगे। आपने कभी भी दोस्तों पीसीएस वगैरह का अगर आरओ या रो मेंस का या कोई भी अगर स्टेट पीसीएस का एग्जाम दिया है तो अक्सर इससे प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे कि नगरम क्या होती है। जो नगरम चोलकालीन जो व्यापारी होते थे, व्यापारियों की जो सभा या समिति होती थी, या जो व्यापारियों का एक तरह से काफिला होता था, उसे दोस्तों हम कहते थे नगरम। क्या कहते थे? नगरम कहते थे। और नाटुर क्या होता है दोस्तों? नाटुर होता है इसमें नाटुर में नाडुर लोगों को, जो कि दक्षिण भारत के थे, नाडुर लोगों को शामिल किया जाता था। किनको दोस्तों? नाडुरों के द्वारा नाटुर सभा बनती थी। इसके बाद में एक दोस्तों थी सभा, जिसमें पंडितों को या कहें दोस्तों ब्राह्मणों को यानी कि सभा में केवल ब्राह्मण ही भाग ले सकते थे। इसके बाद में उर थी, जिसमें सभी साधारण लोग भाग लेते थे उर में। फिर से देखते हैं दोस्तों नगरम व्यापारियों की सभा, नटुरों की सभा जो होती थी वह ब्राह्मणों की थी, और जो थी वह साधारण लोगों की एक समिति थी। इसके बाद में दोस्तों सामाजिक जीवन की बात करते हैं तो सामाजिक जीवन वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही 4 व्यवस्थाएं थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके बाद में विवाह थे, अनुलोम प्रतिलोम विवाह। ये सभी दोस्तों हम वैदिक सभ्यता में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह क्या होता है, और दोस्तों बार बार इनको बताने का फिर कोई मतलब नहीं निकलता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि पर्दा प्रथा का प्रचलन चोल काल में नहीं था। किसका दोस्तों? पर्दा प्रथा का। बस यही एक अपवाद है कि पर्दा प्रथा नहीं थी, और बाकी सभी जैसे बात करते हैं हम, बहु प्रथा थी, बहु विवाह प्रथा थी, सती प्रथा थी। ऐसे दोस्तों आप याद रख सकते हैं कि पर्दा प्रथा नहीं थी, लेकिन दोस्तों बहु विवाह प्रथा थी वह थी, और सती प्रथा यह भी थी। इसके बाद में दोस्तों जो टैक्स रूप चोल काल में लिया जाता है 1/3 राजस्व कर के रूप में लिया जाता था, और जो सोने के सिक्के होते थे, सोने के सिक्कों को कल्लजू कहा जाता था। क्या दोस्तों? सोने के सिक्कों को कल्लजू कहा जाता था। इसके बाद में स्थापत्य कला की अगर हम बात करते हैं, चोलकालीन प्रशासन में सबसे पहले दोस्तों हमने देखा कि प्रशासनिक इकाइयां कैसी थी। इसके बाद में स्वशासन प्रमुख विशेषता थी शासन की, जिसमें हमने देखा प्रमुख और सभा, नटुर और नगरम को। इसके बाद में सामाजिक जीवन में कौन कौन सी प्रमुख जो बातें हैं जो समाज में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उनको हमने देखा। इसके बाद में आप देखते हैं टैक्स। जो आर्थिक जीवन की बात करते हैं, आर्थिक जीवन में टैक्स 1/3 लिया जाता था, जो कि आंतरिक एवं बाह्य व्यापार, कृषि व्यवस्था सभी में 1/3 के रूप में लिया जाता था। सोने के सिक्कों को
कल्लजुआ कहा जाता था। क्या दोस्तों? सोने के सिक्कों को कल्लजू कहा जाता था। और स्थापत्य, अगर हम बात करते हैं स्थापत्य की, स्थापत्य में भगवान शिव की जो नटराज मूर्ति है, नटराज मूर्ति का अर्धनारीश्वर जो स्वरूप हमें देखने को मिलता है नटराज शिव की मूर्ति में, नटराज शिव की अर्धनारीश्वर मूर्ति का स्वरूप हमें किसमें देखने को मिलता है? एक मूर्ति है जो कहां से प्राप्त हुई है? वह प्राप्त हुई है तिरुबल नकड़ू से। कहां से दोस्तों? तिरुबल नकड़ू से प्राप्त हुई है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारत के साहित्य की, दक्षिण भारत के साहित्य में दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में कि इनमें से कौन दक्षिण भारत यानी कि तमिल साहित्य का त्रिरत्न नहीं है या कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न नहीं है। और एक बार में दोस्तों हम सभी को नहीं पढ़ पाते, इसलिए दोनों को मैंने एक साथ लिखा है और आप अच्छे से याद कर सकते हैं। यह प्रश्न दोस्तों हजारों बार एग्जाम में पूछा जाता है और हर बार गलत होता है। क्यों गलत होता है? कि पूछता है इनमें से कौन नहीं है। तो तमिल साहित्य का अगर आपसे त्रिरत्न पूछता है, किसका दोस्तों? तमिल साहित्य का त्रिरत्न कौन है? तो याद करेंगे दोस्तों कम्बन। कौन दोस्तों? कम्बन है। दूसरे आ जाते हैं जिनका नाम है ओट्टक्कोटन है। और जो तीसरे रत्न है वह है दोस्तों पुगलेंदी। कौन है दोस्तों? पुगलेंदी। कम्बन है, ओट्टक्कोटन है और पुगलेंदी है। तीन दोस्तों जो है थोड़े से दक्षिण भारत के डिफिकल्ट नेम है, आप याद करने की कोशिश करिए। इसके बाद में कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न, जैसे कि दोस्तों पंप है, पूर्ण है और रन है। यह दोस्तों रहे तमिल साहित्य के त्रिरत्न, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न पंप, पूर्ण और रन। एक बार में याद रखेंगे दोस्तों, पंप, पूर्ण और रन, पंप, पूर्ण और रन। तमिल साहित्य के त्रिरत्न कम्बन, ओट्टक्कोटन और पुगलेंदी। कम्बन, ओट्टक्कोटन और पुगलेंदी। ठीक है दोस्तों। और सर्वाधिक जो प्रमुख बंदरगाह रहा है वह चोल काल में वह रहा है कावेरीपत्तनम चोल काल में सर्वाधिक प्रमुख बंदरगाह रहा है। यहाँ पर दोस्तों हमने चोल चालुक्य वंश को देखा। इसके बाद में हमने चोल प्रशासन की इकाई, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन कैसा था थोड़ी सी हमने समझने की कोशिश की है। इसके बाद में अब दोस्तों दक्षिण भारत में कुछ बच जाते हैं अन्य राजवंश। अन्य राजवंश कहें या कहें दोस्तों क्षेत्रीय राजवंश, क्योंकि जो प्रमुख राजवंश थे दक्षिण भारत में उनको हम पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों दक्षिण भारत के जो अन्य छोटे छोटे राजवंश रह जाते हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले जैसे कि यादव वंश, होयसल, कदम्ब, गंग और काकतीय वंश। इनमें दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें हमें केवल बस रटना है और थोड़ा सा याद करना है। प्रमुख शासक कौन था, महत्वपूर्ण शासक कौन था, संस्थापक कौन था, अंतिम शासक कौन था और राजधानी क्या थी। 4 पॉइंटों को सब में देखेंगे हम, राजधानी, संस्थापक, प्रमुख शासक और अंतिम शासक। ऐसे ही जो दोस्तों महत्वपूर्ण होंगे उनको हम देखते चलते हैं। सबसे पहले यादव वंश जो कि राजधानी थी देवगिरी। क्या थी दोस्तों? यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। संस्थापक यादव वंश के भिल्लम 5 को माना जाता है। यह दोस्तों केवल याद करने लायक बिंदु है जिन्हें हम याद करेंगे तो अच्छे से प्रश्नों को बना पाएंगे और इससे दोस्तों अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। यादव वंश जिसकी राजधानी देवगिरी थी, संस्थापक भिल्लम 5 थे। सर्वाधिक प्रतापी जो शासक थे वह थे दोस्तों राजा सिंघाड़, जो कि 1210 से लेके 1246 ईस्वी तक शासन करते हैं। कौन दोस्तों? यादव वंश के संस्थापक भिल्लम 5 थे, राजधानी देवगिरी थी, सर्वाधिक प्रतापी शासक सिंघाड़ थे। अंतिम शासक की अगर बात करते हैं तो दोस्तों रामचंद्र। कौन दोस्तों? रामचंद्र, जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी। कौन दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी की जो दोस्तों एक कह सकते हैं कि सेनापति था वह था दोस्तों मलिक कफूर। आपने नाम सुना होगा अगर आपने पद्मावत मूवी को देखा होगा। कौन दोस्तों? मलिक कफूर। और मलिक कफूर के द्वारा ही दोस्तों यादव वंश के अंतिम शासक रामचंद्र को हराया जाता है और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यादव वंश पर अधिकार हो जाता है। फिर से देखते हैं दोस्तों कि यादव वंश की राजधानी कहाँ थी, तो देवगिरी थी। कहाँ दोस्तों? देवगिरी थी। संस्थापक कौन थे? वह थे दोस्तों भिल्लम 5 थे। और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक या शक्तिशाली शासक कौन थे? तो सिंघाड़ थे, जो कि 1210 से लेकर 46 तक शासन करते हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक या प्रमुख शासक के दोस्तों प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि सिंघाड़ किस
वंश से संबंधित है। अगर आपको पता होगा, जैसे कि आप सिंघड़, राजा सिंघड़ का नाम सुनेंगे या सिंघन का नाम सुनेंगे तो आपको याद आएगा यादव वंश, तो आप बता पाएंगे कि हाँ यादव वंश से थे और 1210 से लेकर 1246 तक इन्होंने शासन किया था। इसके बाद में दोस्तों अंतिम शासक रामचंद्र, जिसे अलाउद्दीन खिलजी की सेनापति या सेना नायक मलिक कफूर के द्वारा हराया जाता है। यह दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कहां पर, देख सकते हैं 1210 से लेकर 1246 तक सिंघड़ ही शासन कर रहे हैं। जब दोस्तों क्योंकि सल्तनत काल 1206 में शुरू हो चुकी है, जो कि हम मध्यकाल में पढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में संपूर्ण दक्षिण भारत का, और दक्षिण भारत में इसके बाद दोस्तों राजवंश नहीं बचते हैं, क्योंकि यह दिल्ली सल्तनत के टाइम पर धीरे धीरे उत्तर भारतीय राजवंशों के द्वारा, जैसे कि हम देखते हैं तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश, इन सभी राजवंशों के द्वारा दक्षिण भारतीय राजवंशों पर अधिकार किया जाता है। जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि हमने पहला देखा रामचंद्र को मलिक कफूर के द्वारा हरा दिया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? मलिक कफूर के द्वारा हरा दिया जाता है और यादव वंश पर अधिकार हो जाता है। इसके बाद में अगला वंश आता है दोस्तों होयसल वंश। कौन सा दोस्तों? होयसल वंश। देश की राजधानी थी द्वार समुद्र, जो कि आधुनिक हेलीबेड, आधुनिक जो हेलीबेड है वर्तमान भारत में, उसी को हम द्वार समुद्र कहते थे और द्वार समुद्र होयसल वंश की राजधानी थी। यादव वंश की ही एक शाखा, एक बार पीसीएस से पूछा गया था दोस्तों यह प्रश्न कि होयसल वंश किस वंश की शाखा थी, तो यादव वंश की एक शाखा थी होयसल वंश। और सोमेश्वर तृतीय के समय में विष्णुवर्धन ने होयसल वंश की स्थापना की थी। आप कमेंट्स में दोस्तों बताएंगे सोमेश्वर जो तृतीय थे, सोमेश्वर तृतीय किस वंश के शासक थे, क्योंकि दोस्तों कम से कम पता तो चले कि आखिर हमने जो पढ़ा है, बताने को दोस्तों मैं सब कुछ आपको बताता चाहूं, लेकिन उससे क्या होगा? नहीं होगा। जब तक आप पुरानी चीजों को नहीं देखेंगे उससे तो नहीं पता चलेगा आपको। सोमेश्वर तृतीय के समय, अब सोमेश्वर तृतीय किस वंश के शासक थे और भारत, दक्षिणी भारत में इस समय किस वंश का शासन चल रहा था? तो सोमेश्वर तृतीय के समय विष्णुवर्धन ने होयसल वंश की स्थापना की थी। तो विष्णुवर्धन होयसल वंश के कौन थे दोस्तों? संस्थापक थे। कौन दोस्तों? संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन थे। और वेल्लूर में चेन्ना केशव स्वामीय मंदिर का निर्माण 1117 एडी में किसने करवाया था? तो विष्णुवर्धन ने ही दोस्तों करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? विष्णुवर्धन ने। याद रखें कि विष्णुवर्धन किस वंश के शासक हैं? तो होयसल वंश के। विष्णुवर्धन ने सोमेश्वर तृतीय को हराकर कहें या उनके राज्य से खुद को स्वतंत्र कर होयसल वंश की स्थापना की थी। राजधानी द्वार समुद्र थी और बेल्लूर में, कहां पर दोस्तों? बेल्लूर में चेन्ना केशव स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था 1117 एडी में। और अंतिम शासक थे बीर बल्लाल। अंतिम शासक कौन थे दोस्तों? बीर बल्लाल थे, जिन्हें मलिक कफूर के द्वारा हराया जाता है। अब दोस्तों सल्तनत काल में यही होता है कि उत्तर भारतीय राजवंशों के द्वारा दक्षिण भारतीय राजवंशों पर अधिकार किया जाता है। दक्षिण भारत के जितने भी राजवंश थे उनका अंत होना शुरू हो जाता है। और वहीं जैसे कि दोस्तों प्रमुख शासक बाबर आते हैं, हुमायूं आते हैं, अकबर आते हैं, शाहजहां आते हैं और औरंगजेब आते हैं। इन सभी राजवंशों के द्वारा संपूर्ण एक विस्तृत भाग पर अधिकार किया जाता है और शासन किया जाता है। इसीलिए हम मध्यकाल में दक्षिण भारतीय राजवंश जो अच्छी शक्ति में नहीं थे उनको नहीं पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सुदूर दक्षिण में राजवंश थे फिर भी, लेकिन उतने ज्यादा प्रमुख नहीं थे जितने ज्यादा हम मुगल काल को पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं मध्यकाल में। होयसल वंश जो कि द्वार समुद्र राजधानी थी, आधुनिक हेलीबेड। यादव वंश की एक शाखा है जिसमें सोमेश्वर तृतीय को विष्णुवर्धन के द्वारा हराया जाता है और स्वतंत्र राजवंश के रूप में होयसल वंश की स्थापना होती है। बेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण 1117 में किसके द्वारा? विष्णुवर्धन के द्वारा किया जाता है। और अंतिम जो शासक था वह था बीर बल्लाल तृतीय। याद रखिएगा दोस्तों तृतीय है, जिसे मलिक कफूर के द्वारा हराया जाता है। इसके बाद में अगला वंश आ जाता है कदम वंश। थोड़े से दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैं संस्थापक, राजधानी, अंतिम शासक और एक आध प्रमुख बंधु हैं, उन्हें केवल हमें पढ़ना है, तो आप याद करते चलेंगे। कदम वंश जिसकी राजधानी थी वह दोस्तों थी बनवासी। क्या थी दोस्तों? बनवासी थी। संस्थापक मयूर शर्मन थे इसके। कौन दोस्तों? मयूर शर्मन थे। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में इसे मिला लिया था। पुलकेशिन द्वितीय ने, पिछली वीडियो को अपने पेजों को पलटिए और याद करिए कि पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? काफी महत्वपूर्ण शासक है और पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा कदम वंश को अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता है। संस्थापक थे मयूर शर्मन। राजधानी क्या थी? वनवासी थी। इसके बाद में अगला वंश आता है दोस्तों गंग वंश। गंग वंश की राजधानी थी कुबलाल, जो कि कोलर में थी। कहां पे दोस्तों? कुबलाल थी, जो कि कोलर में थी। और राजधानी परिवर्तित कर
तलकाड़ को बनाया जाता है। किसे दोस्तों? तलकाड़ को बनाया जाता है। आगे हम देखेंगे कि राजधानी परिवर्तित कौन करता है, जो काफी महत्वपूर्ण है। गंगवंश की राजधानी थी कोबलाल, जो कि कोलार में थी। दूसरी राजधानी जो बनाया जाता है, स्थानांतरित की जाती है, वह तलकाड़ में स्थानांतरित की जाती है। संस्थापक जो थे दोस्तों वज्रहस्त 5, जिन्हें नहीं दोस्तों पता है अगर तो ऐसे लिख लेते हैं वज्रहस्त 5। 5 को आप याद रखेंगे। गंगवंश के संस्थापक कौन थे? वज्रहस्त 5 थे। और सर्वाधिक अगर प्रतापीय शासक की बात करते हैं तो दोस्तों थे अनंत वर्मा चोड़गंग। अनंत वर्मा चोड़गंग थे, जिन्होंने पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। पुरी कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। कि उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था दोस्तों? अनंत वर्मन चोड़गंग के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद में इस वंश के अभिलेखों के अनुसार प्रथम जो शासक बताया जाता है वह बताया जाता है कोकर्णीय वर्मा को अभिलेखों के अनुसार गंग वंश का पहला शासक बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर पूछता है आपसे प्रथम शासक, तो आप बताएंगे कोकर्णी वर्मा। का संस्थापक पूछता है तो अब वज्रहस्त 5 को ही बताएंगे। सर्वाधिक प्रतापी शासक अनंत वर्मा चोड़गंग थे, जिन्होंने पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। एक दोस्तों आ जाता है दत्तक सूत्र पर जो टीका सर्वप्रथम लिखा था वह माधव प्रथम ने लिखा था, जो कि यह गंग वंश के ही शासक थे। किसके दोस्तों? गंग वंश के एक शासक थे जिनका नाम था माधव वर्मा। क्या था दोस्तों? माधव वर्मा था, जिन्होंने दत्तक सूत्र पर सर्वप्रथम टीका लिखा था। और स्थापत्य कला की हम बात करते हैं गंग वंश में, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण, कोणार्क के इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखने की कोशिश करिए कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासन काल में हुआ है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण दोस्तों गंग वंश में हुआ है। किसमें दोस्तों? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण। आपको यह भी पूछ सकता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? पुरिया उड़ीसा में है, जिसकी स्थापना जो है गंग वंश के शासन काल में हुई है। ठीक है दोस्तों। अगला शासक आता है हमारा काकतीय वंश। काकतीय वंश की राजधानी जो थी अमरकोट थी। काकतीय वंश की राजधानी अमरकोट थी और दूसरी राजधानी बनाया जाता है वारंगल को। और गंग वंश की राजधानी थी कोलार थी। और स्थानांतरित कर जो दूसरी राजधानी बनाया जाता है वह तलकाड़ को बनाया जाता है। और दोस्तों अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि गंग वंश की पहली राजधानी कौन थी? कोबलाल थी। दूसरी राजधानी तलकड़ थी। ठीक है दोस्तों। काकतीय वंश की राजधानी अमरकोट थी और राजधानी स्थानांतरित कर कैसे बनाया जाता है? तो वारंगल को राजधानी स्थानांतरित कर बनाया जाता है। इसके बाद में जो संस्थापक थे इसके वह थे दोस्तों बीटा प्रथम। कौन दोस्तों? बीटा प्रथम, जो कि चालुक्यों से जब चालुक्य वंश का पतन हो रहा था या इतने शक्तिशाली या शासक नहीं थे कि इतनी बड़ी सत्ता को संभाल पाते, तो उसी समय बीटा प्रथम के द्वारा चालुक्यों से खुद को स्वतंत्र कर लिया जाता है और काकतीय वंश की स्थापना होती है अमरकोंड में। कहां पर दोस्तों? अमरकोंड में। और रुद्र प्रथम के बाद महादेव, याद रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, महादेव और गणपति काकतीय वंश के प्रमुख शासक थे। महादेव और गणपति शासक बनते हैं, प्रमुख शासक थे। और गणपति जो थे, गणपति के द्वारा ही अमरकोंड से राजधानी किसे? वारंगल को स्थानांतरित की जाती है। कहां से दोस्तों? गणपति के द्वारा राजधानी अमरकोंड से कहां पे? वारंगल में स्थानांतरित की जाती है। और इनके शासनकाल में एक प्रमुख बंदरगाह था वह था मोटुओपल्ली। इंपॉर्टेंट है और पीसीएस में एक बार पूछा गया है कि गणपति के शासनकाल में या काकतीय वंश के शासनकाल में प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो वह था मोटुओपल्ली प्रमुख था। और इन्होंने अपनी ये बेटी, इनकी एक बेटी थी जिनका नाम था रुद्रमा देवी। जब दोस्तों गणपति की मृत्यु हो जाती है तो रुद्रमा देवी ही संपूर्ण काकतीय वंश की बागडोर को संभालती हैं और काफी बड़े साम्राज्य पर शासन करती हैं। अंततः दोस्तों काकतीय वंश का पतन हो जाता है। रुद्रमा देवी आप याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है किस वंश से थी? काकतीय वंश की थी। और किनकी बेटी थी? गणपति की बेटी थी। यह रहे दोस्तों कुछ क्षेत्रीय स्तर पर दक्षिण भारत के राजवंश। इससे 3 वीडियो में, पहले वाली 3 वीडियो हम प्रमुख सभी राजवंश, चाहे वो चालुक्य वंश हो, राष्ट्रकूट वंश हो, चाहे पल्लव वंश हो, चाहे कोई भी दोस्तों राजवंश हो जो कि दक्षिण भारत में प्रमुख था, सभी राजवंशों को हम पढ़ चुके हैं। और आज की वीडियो हमने क्या पढ़ा दोस्तों? चोल चालुक्य वंश, इसके प्रमुख शासकों को पढ़ा हमने, थोड़ी सी चोल काल की प्रशासनिक व्यवस्था को देखा, दक्षिण भारत के तमिल साहित्य के त्रिरत्न, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और क्षेत्रीय दक्षिण भारत के
क्षेत्रीय राजवंश या अन्य जो राजवंश रहे हैं, जैसे कि यादव वंश, होयसल वंश, कदम वंश, गंग वंश और काकतीय वंश, इनको दोस्तों हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि 4 पार्ट हो चुके हैं दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत के इतिहास को जो पीसीएस के एस्पायरेंट होते हैं वो थोड़ा सा हल्के में लेते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत जब हम प्रश्नों को आप करेंगे तो आप देखेंगे कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, जिनको बनाने में भी अक्सर दोस्तों एग्जाम में पसीने छूटते हैं, और हमारे एग्जाम में एक एक प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों जिद हमारी है और जिद के जरिए दोस्तों हमें मेहनत करनी पड़ेगी। एक जिद अधिकारी बनना, एसडीएम बनना या तहसीलदार बनना हमारी जिद है, क्योंकि दोस्तों हमने ही डिसाइड किया है कि हमने भीड़ से अलग होकर चलना है, हमें कुछ बन के दिखाना है। तो अगर दोस्तों डिसाइड किया है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अन्य बच्चों से खुद को बेहतर साबित करना होगा, और फिर दोस्तों आप उस पद की काबिल बन पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में दक्षिण भारत के जो राजवंश थे उनको हमने संपूर्ण समाप्त कर लिया, और आने वाली वीडियो में इसके प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। करीब करीब हम 100 प्रश्नों देखेंगे, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे राजवंशों को कवर किया है, और दक्षिण भारत के सभी राजवंशों से एक एक वंश के मैंने प्रश्न इसलिए नहीं करवाए दोस्तों, क्योंकि आपको करने में भी दोस्तों ईजी लगता कि हमने राजवंश पढ़ा और फिर हमने प्रश्नों किया, तो आपको लगता है ईजी काफी। क्यों दोस्तों कि जब हमने हाल ही राजवंशों को पढ़ा, अगले दिन उसके प्रश्नों को कर लिया, तो कोई हमें डिफिकल्ट महसूस नहीं हुआ। जब हम 6, 7, 8 वंशों को, क्योंकि दोस्तों 5 राजवंश तो यही हो गए, इनको जब हम एक साथ जोड़ के पढ़ेंगे तो हम अच्छे से कर पाएंगे।